वाह। बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता है। कैफी साहब आगाज कीजिए। जी मैं एक सेकंड, ये मैं फेसबुक पर डाल रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मशहूर शायरा परवीन शाकिर पर गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अरबाब ज़ौक़ शुमाली अमेरिका की जानिब से अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से हम पेश कर रहे हैं, और हम ये प्रोग्राम जूम पे हर महीने की फर्स्ट संडे को 12 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शाह फजल अब्बास, और मेरे साथ को होस्ट हैं रियाज नियाजी साहब, जिन्होंने हमें शिकागो से ज्वाइन किया है। आज के प्रोग्राम के वैसे तो 3 स्पीकर हैं, लेकिन उसमें से एक स्पीकर ने कुछ माजरत कर ली है, और एक जो है उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया हमें जूम पर। तो हम चलते हैं गुफ्तगू, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह परवीन शाकिर पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा, और आज की इस महफिल की सदारत जनाब डॉक्टर मौज़म सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, और मैं सबसे पहले दावत दूंगा डॉक्टर सरवत ज़हरा को कि वो अपने ख्यालात का परवीन शाकिर के बारे में इजहार फरमाएं। जनाब सरवत ज़हरा। बहुत शुक्रिया फजल अब्बास साहब, मोहतरम न्याजी साहब, मैं आप दोनों की ममनून हूँ, और हल्का अरबाब ज़ौक़ शुमाली अमरीका की इस नशिस्त में इतनी बड़ी पाकिस्तान की शायरा पर गुफ्तगू की जो आपने मुझे दावत दी, उसके लिए मैं इज़्ज़त अफ़ज़ाई से समझती हूँ। मोहतरम सदर जनाब मोहतरम मौज़म सिद्दीकी साहब, आपकी इजाज़त से मैं कुछ मिनट गुफ्तगू करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन और हाज़रीन, इस वक्त मैं मग़रिब में औरत की खुदमुख्तारी पर हज़ारहा अदीबों के साथ, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, एमिली डिक्सन, एना फ्रैंक, सिल्विया प्लाथ और दूसरे नामवर अदीबों शायरों के कलम के ज़रिए औरतों की खुदमुख्तारी की तहरीक परवरिश पाती गई। लेकिन मशरिक़ में ये तमाम अमल निहायत सुस्त रफ्तारी से होता नज़र आता है, क्योंकि औरत की शऊरी खुदमुख्तारी और किसी भी किस्म की खुदमुख्तारी, और ख़ास तौर पर कलम के दरवाजे औरत पर देर से खुले। जिस वक्त बरसगीर में ज़ेखेशीन अपने नाम से न लिखने के बाद मर्दों के नाम से लिखती रही, उसी तरह उस वक्त मगरिब में भी ऐसे नाम मौजूद हैं कि जो खुद लिखने के बावजूद मर्दों के नाम से अपनी तहरीरें छपवाती रहीं। हालांकि हमारी औरत अगर तारीखी हवालों से देखा जाए तो कभी अलिफ लैला में शहजाद के नाम से तारीख की तारीख तब्दील करती है, सस्सी, मारवी और हीर के जरिए समाजी बंधनों पर मुस्तकिल ज़रब लगाती है, मगर उसकी जज्बाती और फिक्री आज़ादी इतनी आसान नहीं है, और ये सब हम सब जानते हैं। फिर उस फिक्री और जज्बाती आज़ादी के इख्तियारे तराशना एक और कदम आगे है। मीराबाई अपनी शायरी के लिए जब बात करना शुरू करती है, और मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ जिसका इस वक्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारे नाम मैं क्रॉस करके जब अपने दौर के करीब कुछ पहले पहुंचूंगी तो ज़हरा निगाह और फहमीदा रियाज और किश्वर नाहिद के बाद नई नस्ल में जब मैं देखूंगी तो ये काम परवीन शाकिर के
قلم نے کیا جس نے اپنے جذبوں کی ترجمانی خود اپنے قلم سے شروع کر دی۔ بے شک مردوں نے ہمیشہ سے ہمارے جذبوں کی ترجمانی کی کوشش کی، لیکن سلویا پلیتھ نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ they talked about us not for us، اور اس for us تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل کی روایت ہماری سب سے خوبصورت اور مستحکم روایت ہے، لیکن اس ادبی کمال ہماری غزل کو بھی عورت سے گفتگو کہا گیا، اور درست کہا گیا، کیونکہ یہ مرد ہی تھے جو کہ شاعری کر رہے تھے، بے باک جذبوں کا اظہار کر رہے تھے، حسن کو سراہ رہے تھے، مگر پروین شاکر اور اس کے ساتھ کی نسل نے، اور جس میں میں پروین شاکر کا رومانوی اعتبار سے نہایت سرکردہ نام ہے کہ انہوں نے غزل کے اس معنی میں انتہائی توسیع کی، کیونکہ انہوں نے اپنی غزل اور اظہار عشق کے سترنگ رنگوں سے غزل کو نسوانیت کا بھی عکاس بنا دیا، اور اس طرح غزل کی بنیادی تعریف کو مزید وسیع کر دیا، کیونکہ ان کی غزل نسوانیت کے جذبوں کی عکاس ہو گئی۔ ایسی نسوانیت، ایسی نسائی روح کا پرتو وہ غزل جو آج کی باشعور عورت کی کہانی ہے، جو محبت بھی کرنا جانتی ہے، جو ہجر جھیلتی ہے، جو حسن سراہتی ہے، جو لطف لیتی ہے اور درد بھی بھوگتی ہے، اور پھر اس تمام تر مراحل کی اظہار کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ وہ ماں بنتی ہے، محبوبہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، لیکن ہر کردار سے جڑ کر بھی وہ آزاد نظر آتی ہے، اور اس کا قلم خاص طور پہ آزاد نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی لمحے کو، چاہے وہ ہجر کا لمحہ ہو، چاہے وہ وصال کا لمحہ ہو، اس کو اپنے قلم کے ذریعے امر کر دیتی ہے، اور اس کی مثال پروین شاکر کے قلم سے اور ان کی غزل سے بخوبی محسوس کی جا سکتی ہے۔ تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے، تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے، پھر موسم بہار میرے گلستاں میں ہے۔ یا یہ دیکھیے گا کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ اور یہ خاص بات، یہ افتخار، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اردو کا نسائی ادب پروین شاکر کی شاعری کے بغیر نامکمل نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی آواز کی انفرادیت نے انہیں ان کے اور موجودہ عہد تک کے دور میں ناقابل فراموش بنا دیا ہے۔ ان کے شعر، جیسا کہ ابھی کہا بھی گیا، خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے اشعار زبان زد عام اس لیے ہیں کہ وہ عورت کے ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جن کا کہنا ان سے پہلے بہت مشکل سمجھا گیا۔ حالانکہ اس خوبصورت شاعرہ کو زندگی میں صرف 42 سال کا مختصر وقت ملا، لیکن وہ خود ہی کہہ گئی ہیں کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور ان کے لفظ یقیناً ان کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، جبھی آج سب ہم یہاں بیٹھے ہوئے غزل کی اور اردو شاعری کی اس شہزادی کو یاد کر رہے ہیں۔ 1994 کی ایک شام جب اردو شاعری کی یہ شہزادی اسٹیئرنگ کے ایک غلط موڑ پر ہم سے صرف 42 سال میں چھین لی گئی۔ چھین تو وہ لی گئی، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خوشبو اپنی غزل، اپنے لفظوں کے ذریعے چھوڑ گئی جو ہر حساس دل میں محبت کی خوشبو بکھیرتے ہیں، جو ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں، خوشبو سے سربرگ تک، خود کلامی سے انکار تک۔ کف آئینہ میں وہ عکس ہے جو عشق کی ایک عجیب و غریب چھب دکھلاتا ہے، ایک عجیب و غریب رنگ دہراتا ہے۔ اور میں آپ سب کی اجازت سے بات خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں بات ہوتی ہے مزاحمتی ادب کی اور سیاسی و سماجی معاملات کی، میرے خیال سے کائنات کا سب سے بڑا جہاد محبت ہی ہے، کیونکہ جب کوئی فرد محبت کرنا جانتا ہے اور اس عشق کی منازل کو طے کر لیتا ہے تو وہ اپنے سماج سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ایز اے یونٹ
پورے سماج کا عکاس بن جاتا ہے. اور اس عشق کے ذریعے ہی وہ منازل ہیں جہاں سے انسان تطہیر پا لیتا ہے، آدمی انسان بنتا ہے. اور پروین شاکر نے جذبوں کی ہر منزل کو صفاقی کی حد تک گزارا، انہیں محسوس کیا اور پھر کشید کیے گئے ذائقوں کو عورت کے ہر روپ میں اس کی پوری نفسیاتی جزیات کے ساتھ اپنے تخلیقی سفر کا، اپنے اشعار کا حصہ بناتی گئی. ان کے تجربات جدید عورت کی حسیات کا مکمل پرتو نظر آتے ہیں. ان کے اشعار خاص جذبوں کا اظہار ہیں جس پر اس سے پہلے ممانعت تھی، اور یہی رنگ انہیں جدید فکری رجحان میں انہیں ہم عصر شاعرات کی فہرست میں ایک نہایت ممتاز جگہ دے گیا. درد کی سلوں پر سونے والی یہ شاعرہ اختیار اور بے اختیاری کے بیچ ڈولنا جانتی ہے اور ہر جذبے کو لکھنا جانتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ ریل کی سیٹی میں کیسے ہج کی تمہید تھی، ریل کی سیٹی میں کیسے ہج کی تمہید تھی، اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا. ہارورڈ سے پڑھنے کے بعد اردو کے ساتھ عربی، فارسی، انگریزی اور فرینچ ادب سے انہوں نے علم کشید کیا اور نہایت سادہ الفاظوں میں انہیں ہمارے عورت کا، ہمارے تجربے کا حصہ بنا دیا. پروین شاکر صرف نسائی کیفیات ہی کا استعارہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے زمانے کے شعور کا بھی استعارہ بنی. ان کی تہذیبی آواز اپنے سماج کی، اپنی عورت کی، اپنے انسان کی بے رحمی کو دیکھتی ہے اور اداسی کی ہر لہر کو اپنے شعر میں گونجتی چلی جاتی ہے. سیاسی جبر پر وہ مستقل کلام کرتی ہیں. کیوں سرکتی ہوئی لگتی ہے زمیں یا ہردم، کیوں سرکتی ہوئی لگتی ہے زمیں یا ہردم، کبھی پوچھیں تو سبھی شہر کی کبھی پوچھیں تو یہ سب شہر کی بنیاد سے بھی. تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے. ایک جگہ وہ خود کہتی ہیں کہ محبت جب تقاضائے جسم و جاں سے ماورا ہو جائے، محبت جب تقاضائے جسم و جاں سے ماورا ہو جائے تو الہام بن جاتی ہے. حسن جب لطافت کی آخری حدوں کو چھو لے تو خوشبو بن جاتا ہے. اور پروین شاکر کو ان الہامی حدوں تک مکمل رسائی تھی. ایسا الہام، ایسا عشق جو روح سے کلام کرتا ہے، ہر فرد سے کلام کرتا ہے اور خوشبو بن کر وقت سے آگے چلا جاتا ہے، بلکہ وقت کو لپیٹ لیتا ہے. اس لیے آج بھی ان کا کلام ہمارے دلوں میں قائم ہے. آج جب بھی ہم کسی جذبے کی بات کرتے ہیں، نئی نسل کی لڑکیاں، لڑکے ہوں یا ہم سب ہوں، تو کوئی نہ کوئی پروین کا شعر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم سے کلام کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جذبوں کی یہ سچی اور سچی شاعرہ ہمارے دلوں کے کتنا قریب ہے. ایک آخری شعر اور اس کے بعد اجازت کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. تو ان کی محبت کا یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے، ان کی خوشبو کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. کیا خوبصورت آپ نے بیان کیا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سرور زہرا صاحبہ سے ہم گفتگو سن رہے تھے، اور جو ہمارے دو اسپیکر ہیں وہ ابھی تک انہوں نے جوائن کیا نہیں ہے. تو ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب، تو آپ تو موجود ہیں. آپ نے عدیل جیدی صاحب سے یہ بعد میں کریں گے، عدیل جیدی صاحب سے پوچھیے پہلے. خالد صاحب ہیں، عدیل جیدی صاحب. تو معظم ڈاکٹر صاحب، جو حاضرین ہیں ان سے کمنٹ وغیرہ لے لیں ہم. ہاں، اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے میرے خیال میں اس وقت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو جناب ہماری قسمتی ہے کہ آج عدیل پوچھنا چاہے یا کامنٹ کرنا چاہے. جی، آپ کی آواز صاف نہیں آئی ڈاکٹر صاحب. ہاں، اصل میں آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے. اچھا اچھا اچھا، گلے میں وہ. اوکے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کمنٹ ڈلے.
میری تجویز ہے خالد حمید بیگ صاحب سے سنا جائے. وہ جب ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا تو وہ پروین شاکر ایک ساتھ وہاں موجود تھے. خالد بھائی موجود ہے, ذرا ان سے سنیے. جی ہاں, خالد صاحب سے بھی گفتگو ہو گئی. عزیز بھائی بھی ہیں. جی عدیل زیدی صاحب سے بات کر کے پھر ہم آتے ہیں خالد صاحب کی طرف. ہمارے خیال میں خالد بھائی کی طرف چلیں. کہاں ہیں؟ جی میں خالد صاحب, ارے جناب السلام علیکم. یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ سے تو ملاقات رہی بھائی. ہاں بہت اچھی, بہت مزہ آیا الحمدللہ. نہیں خالد بھائی بسم اللہ. یہ پرائڈ آف پرفارمنس والا سلسلہ جو ہے یہ اچھا ہے. اچھا الحمدللہ, یہ ٹھیک ہے. بس آج بڑی ہماری محبوب شاعرہ ہیں, ان پہ بات ہو رہی ہے, تو اتفاق ہے کہ میرا ان سے اسلام آباد میں بہت اچھا رہا ملنا جلنا, اور ایک دو ٹی وی پروگرام بھی ہم نے اکٹھے کیے. اس میں مجھے بھی بلایا گیا, ان کو بھی. اور پھر سب سے بڑی میرے لیے اعزاز کی بات یہ تھی کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا, تو اسی سال ان کو بھی ملا, پروین شاکر کو, اور پھر اپنے افتخار عارف صاحب کو. تو ہم لوگوں کی اکٹھے فوٹو میں بھی ہیں, اور بہت اچھے. پھر ان کی وہیں پر, چونکہ وہ اس میں تھی کسٹم میں, تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی, تو اکثر و بیشتر تقریبات میں ان سے ملاقات ہوتی تھی, ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور بہت ہی اچھی ہنس مکھ اور بڑی محبت والی, اور بالکل یعنی سادہ مزاج. کبھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی شاعرہ ہیں یا بڑا کوئی ان کا نام ہے. بہت ہمیشہ سادگی سے ملتی تھیں اور عاجزی سے ملتی تھیں. تو ان کے کیا تعریفیں کی جائیں. بہت ہی جلدی مطلب وہ چلی گئیں, اور بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا, اس میں چلی گئیں. تو وہ جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا نام روز بروز زندہ ہوتا جا رہا ہے. جتنے بھی نوجوان ہمارے آ رہے ہیں وہ پروین شاکر سے متاثر نظر آتے ہیں, اور ان کی شاعری سے, اور ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں, اور ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. اور میں نے شروع میں یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اتنی کم عمری میں, 42 سال کی عمر میں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ وہ ان کے شعر جو ہیں زبان زد عام ہو گئے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب اور مرتقی میر اور بڑے جو اساتذہ تھے, ان کے اشعار اس طرح مشہور ہوتے تھے. لیکن پروین شاکر کے تو اب عام بول چال میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا, اور وہ اس چیز کو تسلیم بھی کرتی تھیں اور اس پہ شکر بھی کرتی تھیں. تو یہ بڑی اچھی محفل ہے اس لحاظ سے کہ ہم سب ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70s کا یہ دور تھا جب پروین شاکر کا نام سامنے آنا شروع ہوا, اور پھر افتخار عارف صاحب اس وقت کسوٹی پروگرام بھی کیا کرتے تھے, اور ان کی شاعری بھی مشہور ہو رہی تھی, اور وہ 12واں کھلاڑی اور اس طرح کے جو ان کی نظمیں تھیں مشہور ہو رہی تھی. تو اسی دور میں پروین شاکر کی بھی شاعری سامنے آنے لگی, اور پھر ان کی کتاب آئی خوشبو, تو وہ مشہور ہو گئی. اور لوگوں تو اس کے بعد میں نے ایسی ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح موازنہ ہم کرتے ہیں جب مرد ایک شاعری کر رہا ہو اور ایک عورت شاعری کر رہی ہو. تو وہ جیسے کہ ان کا بڑا مشہور شعر ہے پروین شاکر کا, میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ چھپ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تو دوسری طرف افتخار عارف یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے. تو یعنی ایک تضاد کہنا چاہیے, یا یہ کہ ایک مرد کی جو اپنی ایک انانیت ہوتی ہے, اور وہ اپنے ایک چاہتا ہے کہ وہ جو کہے اس کو مانا جائے. لیکن انکساری جو ہے
इज्जो इनकिसार कहना चाहिए वो औरत का है, और उसकी अक्कासी करती हैं परवीन शाकिर कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। और इसी तरह वो कहती हैं कि वो कहीं भी गया तो लौट के मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरी हर जाएगी। तो इस तरह के जो शेर हैं वो उन्होंने कहे, और वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। वो हवाओं की तरह खाना बजा फिरता है, एक झोंका है जो आएगा गुजर जाएगा। वो कहती हैं वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा, आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरे ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। तो ये इस तरह के वाह, अशार देखिए, तो हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आ, याद करते हैं, और याद करते रहेंगे जब तक उनका नाम है, इंशाअल्लाह। जी जनाब। शुक्रिया बहुत बहुत। उसके बाद खालिद हमीद खालिद साहब हमीद जो है, साहब। मैं खालिद हमीद साहब के बारे में कुछ अर्ज जी करना चाहूँगा। तो माफ़ कीजिए मेरी आवाज़ ज़रा, क्योंकि गला मेरा बैठ गया है। तो खालिद हमीद साहब हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका में भी काम किया है इन्होंने, और न सिर्फ ये, इनकी शोहरत जो है वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम से भी, और इसके अलावा अपनी ज़ात से ये सारे बड़े सग़ीर में, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह, तो इनसे मैंने कुछ इनके साथ प्रोग्राम भी किए थे हमने, बिल्कुल और इनकी सदाबंदी की, और कई इसमें अमीर खुसरो पे हमने प्रोग्राम किए थे, बिल्कुल और सही। फैज़ अहमद फैज़ पे किए थे, और भी कई, और यहाँ पे जो अलीगढ़ ऑर्गेनाइजेशन है, अलीगढ़ जी एसोसिएशन, उन लोगों के तवसुत से भी, तो अमीर खुसरो और सर सैयद बानिया यूनिवर्सिटी, तो खालिद हमीद साहब ने सर सैयद का कैरेक्टर अदा किया, और मुख्तलिफ जो मशहूर कैरेक्टर्स गुजरे हैं उनकी सदाकारी और अदाकारी तो बहुत अच्छे, बहुत उम्दा तरीके से की। और तो ये आवाज़ के और अदाकारी दोनों के मेरे ख्याल में बादशाह अगर कहलाई जाए तो कोई बहुत शुक्रिया। मुबालगा नहीं होगा। नवाजिश है आपकी, नवाजिश है आपकी, जरा नवाजिश। मेरा मैं बिल्कुल अभी सर सैयद का जो अभी 50वीं सालगिरह की हाँ, यहाँ बनाई गई थी उनकी एसोसिएशन की, तो उसमें भी मैंने सर सैयद के गेटअप में एक तकरीर भी की थी, तो जी वो हाँ। बहुत पसंद की गई और बहुत खुश हुए लोग। तो तो पहली बार आपने, जी आज से कोई तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो गए जब आपने सर सैयद का रोल किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खुसरो साहब का जो आपका प्रोग्राम था वो तो बहुत ही लाजवाब था, उसमें मैंने अम्बर बादशाह ने सुखन फरमान रवा। जी हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, आप जैसे मेहरबान लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं और मौका देते हैं। वरना मैं जब यहाँ आया था तो मैं सोचता था कि मैं शायद कट गया हूँ, वहां पर टेलीविजन पे और रेडियो पे तो बहुत कुछ प्रोग्राम्स हम करते थे। तो यहाँ आने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका में, और फिर सिद्दीकी साहब से मतलब है साथ रहा, और आपकी सरपरस्ती शामिल रही, तो उसमें फिर मुझे बहुत से प्रोग्राम करने का मौका मिला, और मैं खुश नसीब हूँ, अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोगों ने पसंद किया। तो फजल अब्बास साहब। जी जी। तो अदील अदील जैदी साहब मौजूद हैं, जी और जी जी भाई। इन्होंने पीछे परवीन शाकिर रबाब नॉर्थ अमेरिका का वो लगाया हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल है परमानेंट इनका होना चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, अदील जदीद साहब का। और इन्होंने अभी हाल ही में प्रोग्राम में किया था जावेद अख्तर के ऊपर साहब, और राज नियाजी साहब ने मुझे इनडायरेक्टली इनके इनविटेशन भिजवाई,
اور میں نے اس میں شرکت کی اور بہت اچھا پروگرام انہوں نے کیا جاوید اختر کے اوپر. تو جناب زیدی صاحب کچھ کیا ذرا ہم سے شیئر کریں پروین شاکر کے متعلق اپنے خیالات. جی باز بھائی بہت شکریہ، اور معظم بھائی آپ کی صحت کے لیے بہت دعائیں. بڑی تفصیلی گفتگو کی ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے، اور ان سے یہ ڈیجیٹل ملاقات آج ہوئی. اور اس سے پہلے کہ بھول جائیں، آپ کی کتاب تسنیم آپا کے تھرو ہم تک پہنچی، اس کا بہت شکریہ. کسی دن اس کتاب پہ بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو ہم وہیں سے شروع کر لیتے ہیں بات کو. آج ہمیں تو کہاں گئے ہمارے ریاض بھائی، ان کا وعدہ تھا کہ بھائی ہم ایک اچھے سنکار کی طرح آئیں گے آج، اور آپ کے مہمانوں کو سنیں گے. لیکن پروین شاکر صاحبہ پہ پچھلے برس بھی پروگرام ہوا، اس میں محبوب بھائی کی مدد رہی، افتخار بھائی کی مدد رہی. ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سخنور ایک پروگرام آتا تھا پاکستان پی ٹی وی سے، جس میں پروین شاکر صاحبہ انٹرویو کرتی تھیں شخصیات کے. تو جس دن افتخار بھائی کا انٹرویو تھا، تو یہ جب گئے تو انہوں نے کہا پہلے میں تمہارا انٹرویو کروں گا، اس کے بعد تم میرا انٹرویو کرو گی. بہت خوب. کیا بات. تو یہ ایک سلسلہ جو تھا، جب انہوں نے یہ انفارمیشن شیئر کی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ افتخار بھائی آپ کے پاس کوئی ریکارڈ اس کا موجود ہے، کوئی ریکارڈنگ وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس یہ سی ڈیز ہیں 2 جو پی ٹی وی والوں نے ہمیں دی ہیں. تو مختصراً یہ ہے کہ ایک ان میں سے ڈیجیٹائز ہو گئی اور وہ ہم نے اپلوڈ کروا دی یوٹیوب پہ. کیا بات. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو افتخار بھائی نے انٹرویو کیا پروین شاکر صاحبہ کا، بہت بہت اچھا انٹرویو ہے. لیکن جو انٹرویو انہوں نے کیا افتخار عارف صاحب کا، وہ جو ڈی وی ڈی ہے وہ اسکریچ ہوئی بھی ہے تھوڑی. تو کوشش جاری ہے، ہو سکتا ہے مشکل کشائی ہو جائے اور وہ بھی سامنے آ جائے کسی نہ کسی صورت. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کوٹ کی ہے غزل ان کی، اور یہ ہمارے خیال میں انہوں نے پہلی دفعہ پڑھی جشن محشر، دبئی میں تھا سلسلہ یہ سلیم جعفری صاحب کا. اس کا ایک اور شعر ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی زندگی جو ہے چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، محال کر دیا. عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. تو انہوں نے جو کام بھی کیا وہ اگر عشق نہ کر پائیں تو نہیں کیا وہ کام. پڑھائی کی تو اسی طرح کی، شاعری کی تو اسی طرح کی، زندگی کی تو اسی طرح کی. تو کسی نے ہم سے پوچھا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ 94 سے لے کے جب ان کی کلیات آئیں ماہ تمام، اور اب 2023-2024 ہے، پروین شاکر دوسری کیوں نہیں آئی؟ تو چک بست کا ایک شعر ذہن میں آیا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. تو یہ جو عناصر ہیں یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے تاریخ میں، اسی لیے اس قسم کے لوگ صدی میں آتے ہیں کہ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کی زندگی میں جو نمودار ہوئیں، جو حالات و واقعات رہے ان کے، وہ بھی ایک عنصر ہے. اور پھر ایک ہاتھ ساتھ ہی انہیں تھوڑا تھوڑا انٹیوشن تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شاعر کو کہیں نہ کہیں شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو انہیں شاید علم ہو گیا تھا کہ، بلکہ آپ نے تو شعر بھی وہ کوٹ کر دیا ان کی غزل کا کہ اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے. اس کا ایک اور شعر ہے کہ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانی ورنہ. کیا بات. ایک حجاب تہ اقرار ہے مانی ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دستے صبا چاہتا. اب آپ دیکھیے کہ اس طرح اس کیفیت کو بیان کر دینا یہ انہی کا حصہ، نہ ان سے پہلے کسی نے ہمت کی نہ ان کے بعد ابھی تک. اور اسی مشاعرے میں آپ کو فراز صاحب پڑھتے ہوئے ملیں گے کچھ شاعروں کے بعد.
अब्बास भाई और मौजम भाई, जिस मशायरे में ये गजल पहली दफा पढ़ी गई, फराज साहब ने सिलसिला यहां से शुरू किया कि मिसाले दस्ते जुलेखा तपाक चाहता है, ये दिल भी दामने यूसुफ है चाक चाहता है। हाँ, इधर उधर से बहुत आ रही हैं आवाजें, और उसका ध्यान बहुत इन्हमाक चाहता है। क्या क्या वाह जरा सी गर्दे हवस दिल पे लाजमी है फराज। अब आप ये देखिए कि ये गजल अपनी पढ़ के गई हैं, और उसके बाद फराज साहब आते हैं और उनका मक्ता ये है कि जरा सी गर्दे हवस दिल पे लाजमी है फराज, वो इश्क क्या है जो दामन खुपाक चाहता है। वाह तो ये एक अदबी गुफ्तगू जो है, जिन पैरायों में हमने सुनी उस दौर में, ये अब नायाब सी होती जा रही है। अ, और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बहरहाल, हमने ये कुछ दो तीन अशार, जब बहुत इसरार था हमारे रियाज भाई का कि भाई आइए, तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई कुछ उसी सिलसिले का बैकग्राउंड हो तो बेहतर है। तो ये जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, हम्म बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, इसका मतलब ही जो है कमाल का है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, चाक हो अरे, गए। क्या बात मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। वाह भाई निहायत ही शाइस्ता शुस्ता ग्रेसफुल खातून थी। और एक और पहलू है इसका, डॉक्टर सरवर साहिबा, जो कि लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, कि हमारे मुल्क में एक सिंगल पेरेंट का इस कदर ग्रेसफुली जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन है। बेशक उन्होंने गुजारी, बिल्कुल। और मतलब ग्रेस के अलावा तो कोई लफ्ज आता नहीं जहन में अगर आप परवीन शाकिर का नाम लेते हैं। तो बहुत ही कमाल इंसान थी। उनसे हमारे ख्याल में ये सवाल किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं बुखारी साहब। उन्होंने उनसे पूछा कि दोस्त की तारीफ क्या है आपके जहन में, आप किसे दोस्त समझती हैं। तो उनका जवाब ये था कि दोस्त वो शख्स है जो आपको आपकी बात सुनने से पहले आपकी बात समझ जाए, क्या बात क्या बात आपको कहना ना पड़े। हम्म, और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि खुशी, खुशी का क्या मफहूम है, आप खुशी को किस तरह डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। तो उन्होंने कहा खुशी जो है वो वो लम्हा है जब आप किसी चीज को, किसी मंजर को, किसी किसी शख्सियत को देखें और आपकी एक लम्हे के लिए सांस रुक जाए। और मिसाल उन्होंने दी कि आप एकदम ड्राइव कर रहे हैं और सामने झील सैफुल मलूक आ जाए आपके, तो इट टेक्स योर ब्रेथ अवे। तीसरा सवाल उनका था बिटरनेस का, कि ये बिटरनेस जो है, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने सब लिख दी है, आप मेरी शायरी पढ़ लीजिए, मेरी पूरी पूरी जिंदगी का हाल है। तो हमारे ख्याल में इतना काफी है। हमारे बहुत दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं, तो परवीन शाकिर साहिबा पे तो बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अगर आप अ, उनकी किताब जो है माहे तमाम, उसका बैक कवर देखें तो दिल्ली रिकॉर्डर का एक जुमला उस पे है। ये हमने अभी निकाली, गुफ्तगू हमें नहीं करनी थी, कि शी हैज गिवन द मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल टच टू द उर्दू पोएट्री। ये दिल्ली रिकॉर्डर की हेडलाइन थी जब वो गई थी इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो थर्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल मैगजीन का एक सेंटेंस है जिसको रीप्रिंट करता है जब न्यूयॉर्क आती हैं वो, कि now the perspective and themes are no more those of a young emotional girl, but that of a mature sensitive woman whose individual perception has become a comprehensive collective vision of the throbbing minds of young women। अब आप ये बताइए कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है परवीन बड़ी शाकिर बात के लिए। बहुत बहुत क्या बहुत बात। हमारे ख्याल में इतना काफी है रियाज भाई। भाई आपका आप मैदान बहुत। है। अच्छा ये बताइए उनकी जो किताबें आई हैं, अगर सबसे पहली किताब कौन सी आई? 7 किताबें इनकी है ना दिल भाई, क्या उनको जी, पता हो? खुशबू है, सदबर्ग है, या पूरे नाम तो नहीं हम, लेकिन माहे तमाम जो है। अब आप ये देखिए कि वो अपनी
जिंदगी में एन आलम जवानी में अपनी कुल्लियात शाये कर गई हैं, माह तमाम है, देखिए मौजूद है रही। हमें तो बोलना नहीं था, लेकिन इस नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन उनकी किताबों को जो नाम है लिखे हुए, जो इनकार, खुशबू, माह तमाम, खुद कलामी, सदबर्ग, कफे आईना, और एक कॉलम की उनकी किताब थी गोशाए चश्म, 7 किताबें इनकी मौजूद हैं, तो उसके शवाहिद मौजूद हैं। सरवर साहब ये बताइए, इनके परवीन शाकिर के हमअसर शोरा कौन थे? आप तो वाकिफ हैं इससे तब। शाहिदा हसन, सबसे पहले प्रोफेसर शाहिदा हसन बहुत करीबी दोस्त भी थी, और ये सब 40 साल में तो उनकी, 42 साल में तो 42 साल में फतार साहब का भी जिक्र हुआ, यकीनन किश्वर नाहिद साहिबा, जहरा आपा, हमारे सामने अभी ज्यादा पिछली बात नहीं है ये, इसलिए वो सब मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे शाहिदा हसन साहिबा जो हैं, और उनके साथ क्योंकि वो इलाका भी एक ही रिजविया का था, वो पली बड़ी वही, और जो है जब उनसे जब भी कभी मेरी बात हुई है तो शाहिदा हसन साहिबा जिस मोहब्बत से और जिस तरह बताती हैं कि इस तरह हम एक पलंग पे लेट कर अपनी हमजोलियों की तरह गुफ्तगू शनीद करते थे, तो इस तरह का ताल्लुक उनका था। और यकीनन जब उन्होंने टेलीविजन किया, मुनीर नियाजी से लेके तमाम हम असर ये शोरा उनके साथ मुशायरे पढ़े। हमने जिस वक्त शुरू किया, मैंने 90 की दहाई में, उस वक्त तक परवीन शाकिर साहिबा का मैंने उनके साथ मुशायरे तो मैं नहीं पढ़ सकी, लेकिन उनके जो हम असर थे उन सब के साथ हमने बहुत अच्छा, अभी भी बहुत सारे जिंदा, अल्लाह मियां बहुत लंबी उम्रें दे हमारे इन सब बड़ों को और उनको। लेकिन सब तस्लीम करते हैं कि उनकी जो शख्सियत थी, जैसा कि अदील जैदी साहब ने कहा कि उनकी शख्सियत का एक अपना करिश्मा था, और आज भी जब भी हम उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, और वो सहर उनकी शायरी में दर आया था, शख्सियत भी उनकी ऐसी और फिर शायरी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे दो नाम इसमें और शामिल कर लीजिए डॉक्टर साहबा, डॉक्टर फातिमा हसन है, इशरत आफरीन है। बिल्कुल इशरत आफरीन, बहुत, मैं वही कह रही हूँ कि बहुत वक्त गुजरा है, बहुत बिल्कुल इन लोगों का साथ, बल्कि इन लोगों ने, डॉक्टर फातिमा हसन ने भी बड़े मुशायरे और जिक्र मैंने उनसे सुना, इशरत आपा भी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि ये सारा इवन शबनम शकील और ये लोग सब साथ वो हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं। हमारी बदकिस्मती कही या कुछ भी, हम उन्हें देख नहीं सके कि वो हमारे दरमियान होती, अभी उनकी उम्र नहीं थी जाने की, बहुत कम उम्र में चली गई। ऐसा ही आदिल जाजी साहब, मौसम भाई, अहमद नदीम कासमी ने काफी अहम किरदार अदा किया था इनकी। जी बिल्कुल 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 बड़ी रहनुमाई की उन्होंने, और वो दिखाती थी अहमद नदीम कासमी साहब को शुरू में, और उसी इदारे ने इशरत आफा की भी बहुत रहनुमाई की, वो भी नज्म लिख के वहीं लेके गई थी पहली दफा। हमारी तो मुलाकात रहती है, बिल्कुल फनून जो था वो एक मेयार था कि फनून में आप छप जाएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं जब छपी हूँ पहली दफा तो मतलब खैर अहमद नदीम कासमी साहब से तो मुलाकात हुई उनके आखिरी मुशायरों में दफा, तो उनके पास छप जाने का मकसद होता था कि आपको सनद मिल गई, जैसे कोई मेडल ले गया आप। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि अभी आए हुए थे पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ हमारे बास्ताविश भाई, उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और अहमद नदीम कासमी ही साहब का इदारा वही फनून, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां छप गया तो मुझे लगा कि मैं शायर हूँ। यही बात है मेरे ख्याल है कोई किताब भी उन्होंने मंसूब की थी, कोई किताब, अगर मैं, बहरहाल मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं कौन सी किताब, लेकिन शायद परवीन शाकिर साहिबा ने अपनी किसी किताब में बहुत तफसील से तस्करा किया है। बिल्कुल है ऐसा। किताब में लिखती हैं कि अपने उम्मों के नाम हाँ, के लिए अहमद नदीम कासमी है। जी मुझे यही याद आ रहा था, नाम में किताब का इस वक्त ज़हन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसमें खुशबू जो दोबारा छपी है उसमें भी दिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इतनी मोहब्बत और इतना रब्त और वो दरमियान था कि उन्होंने अपने वालिद की जगह उन्हें दी। भाई अब्बास भाई और मौसम भाई, गुफ्तगू का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ अशार उनके ऐसे इस वक्त याद आ रहे हैं कि हमारे सामने सुना देने चाहिए। और क्योंकि कुछ तो हवा भी सर्द थी,
कुछ था तेरा ख्याल भी, क्या कहने, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, मलाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहो साल भी, क्या वाह कहने। वाह, एक दफा, वाह। एक दफा, हाँ। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। अब इसका मिसरे सानी देखिए कि अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। क्या वाह, बात। वाह, अब जो पलट के देखिए का जवाब ही कि अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी, और मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। क्या कहने। क्या मतलब, ये क्लासिक्स हैं परवीन शाकिर साहबा के। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सरवर साहबा, उसका आप तस्करा करना चाहेंगी जो वो इस्लामाबाद में परवीन आगा साहबा हैं, जिन्होंने जी परवीन हाँ शाकिर बिल्कुल, ट्रस्ट किया जी हाँ उसका? बिल्कुल। उन्होंने ट्रस्ट कायम किया। वो हर साल न सिर्फ उनके लिए अदबी कॉन्फ्रेंस करती हैं बल्कि परवीन शाकिर अवार्ड देती हैं। मैंने बड़ी कोशिश भी की और न्याजी साहब ने मेरा भरपूर उसमें दिया। हमने बात की, उनसे वादा लिया, लेकिन कुछ तबीयत उनकी इतनी नहीं थी ठीक कि महबूब वो भाई बता प्रोग्राम। रहे थे कि वो इतनी ज़ईफ है कि जूम पे नहीं आती, इतनी देर बैठना यही ही यही नहीं, वरना उनको आज की शिरकत बहुत जरूरी थी। तो लेकिन महबूब जफर साहब ने कहा था उनका जो कारनामा तमाम परवीन शाकिर से वाबस्ता है वो बयान करेंगे। अगर आपके इल्म है तो बताइए तमाम दोस्त अहबाब के लिए। जी हाँ, मैं यही बता रही थी कि वो हर साल अवार्ड भी देती हैं और इसके अलावा उनके बेटे मुराद की भी जो है उन्होंने बड़ी सरपरस्ती फरमाई। अब मैं मजीद जाती बातों से सरफ नज़र करते हुए सिर्फ इतनी बात करूंगी कि उनकी तमाम तर चीज़ों को संभाला एक दोस्त, ऐसी दोस्त अगर मिल जाए। और ये बात हम नहीं, ये बल्कि अदबी हल्के इस बात को जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने उनकी कुलियात और जैसे चीज़ों को संभाला। और आपको पता है कि ख़ास तौर पे इस उम्र में जब कोई शायर चला जाए और परवीन शाकिर जैसा शायर हो तो उसकी पाकिस्तान में रॉयल्टीज़ और ये सब चीज़ें संभालना एक बड़ा मरहला होता है। लेकिन परवीन आगा साहब ने, जो कि उनकी हम नाम भी हैं, परवीन शाकिर से वाकई दोस्ती निभाई है, वो निभाती रहेंगी। और पता नहीं, आपने मुझे फिर गुफ्तगू की दावत दे दी और कह दिया, तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि नहीं नज़्मों पे कीजिए। अगर चाहे तो कोई बात करे। मैं क्योंकि नज़्में भी उनकी बड़ी कमाल हैं जी, क्योंकि गजल हमारे यहाँ सुनी ज्यादा जाती है और उस पर बात होती है। मैंने सोचा था क्योंकि और भी बहुत सारे लोग, मौज़म साहब बैठे हैं, यकीनन वो इस पे गुफ्तगू फरमा सकते हैं और आप सब जानते हैं ऐसी उनकी नज़्मों की जो लहन है और जो मुखातिब है और जिस तरह से वो इजहार की कुदरत रखती हैं, वो कमाल है। पूरा पूरा एक सेक्शन है माह तमाम में जी हाँ बिल्कुल नज़्मों का उनका जो है। और बिल्कुल। क्या अच्छा है कि हमारे जो आज शरीक महफिल हैं कोई ज़रूर पढ़े इब्तदा, क्योंकि आपने नज्म कहा तो सफ़ा खुल गया। सिंध की एक बेटी का अपने रसूल से एक सवाल। जी जी इरशाद। तवील तवील नज्म है, वक्त नहीं है, तो पहले चार मिसरे सुन लीजिए और आखिरी चार मिसरे सुन लीजिए, क्योंकि हस्बे हाल है। ए दीन के आखिरी पैगंबर, था लुत्फ खुदा का खास तुझ पर, भेजा था तुझे बना के रहमत सारी दुनिया के बेकसों पर। और नज्म का इख्तिताम होता है कि शोले इसे क्यों निगल रहे हैं। अपनी जमीन के लिए सवाल है कि शोले इसे क्यों निगल रहे हैं, जो शहर के अपनी शख्सियत में शबनम था, गुलाब था, सबा था। अब आग है, खून है, धुआं है, ये शहर है, सानेहा है, क्या है, कूफा है कि करबला है, क्या है। हाय हाय। वाह, बड़ी तवील नज्म है, क्योंकि हस्बे हाल है तो हमने सोचा कि अच्छा हो कि यहाँ से इब्तदा कर लें। अब आप नज्म, डॉक्टर साहब आपके पास तो किताब होगी माह तमाम, कहीं से मैं भी उठा सुना लीजिए। सकती हूँ, मैं कई नज्म तो कोई भी, बस किताब तो इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन एक नज्म अगर, वरना अफराद गुफ्तगू करना चाहें तो बिल्कुल, कोई और सुनाना चाहे। मैं छोटी सी ये नज्म मेरे सामने आ गई है तो मैं सुना शायद दूंगी। शायद शायद। इस उम्र के बाद उसको देखा, आंखों में सवाल थे हजारों, होठों पे मगर वही तबस्सुम, चेहरे पे लिखी हुई उदासी, लहजे में मगर बला का ठहराओ,
आवाज में गूंजती जुदाई, बाहें थी मगर विसाल सामा, सिमटी हुई उसके बाजुओं में तादेर मैं सोचती रही थी, किस अब्रे गुरेज पा की खातिर मैं कैसे शजर से कट गई थी, किस छांव को तक कर दिया था मैं उसके गले लगी हुई थी, वो पोंछ रहा था मेरे आंसू, वो पोंछ रहा था मेरे आंसू, लेकिन बड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन बड़ी देर हो चुकी थी। क्या क्या बड़ी कमाल शायर है। कहती हैं कि अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नीम दराज सोचती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा, हाय मैं यहाँ हूं मगर इस कूचाए रंगो बू में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा, और जब उसने वहां मुझको ना पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई हैं, मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई है आखिर, खुद से इस बात पे 100 बार वो उलझा होगा, कल वो आएगी तो उससे मैं नहीं बोलूंगा, आप कई बार वो रूठा होगा। देखिए क्या रवानी है क्या कि बात नाम भूलने से तो जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। आई है। बात मालूम है बड़ी इनकी। ये बताइए समझ की जो टोटल शायरी है कलाम में, नज्मों की तादाद ज्यादा है या गजलों का कलेक्शन ज्यादा है, बताइए। गजलें बहुत ज्यादा हैं। गजलें ज्यादा हैं। गजलें ज्यादा है, लेकिन जितनी भी नज्में इनकी हैं बहुत ही वो मशहूर हुई हैं। बिल्कुल। सवाल जवाब पूछिए, कुछ लोग अगर मौजूद है, फजल अब्बास साहब, अगर दो जी जी। स्पीकर ना आने और अगर कोई लेकिन कमेंट करना चाहे तो अभी तो काफी टाइम है हमारे पास, या 1 घंटा हुआ है और 2 घंटे का प्रोग्राम होता है ये मेरे ख्याल में। हमारे शिकागो के एक दानिश्वर आए हुए ताहिर अपने हनफी साहब, नजर हनफी, खुद अच्छा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर कुछ गुफ्तगू परवीन पे हवाले से करना चाहें। हाँ तो बुलाएं, आप उनको रिक्वेस्ट करें। जी जी ना, मैं दावत दे रहा हूँ, नजर हनफी साहब तशरीफ रखते हैं, अक्सर महफिल में आते हैं, लेकिन देखिए है इसमें लिस्ट में नहीं। जी रियाज भाई, नहीं नजर आए हैं मैं मौजूद। जी तशरीफ फरमा हूँ, बताइए। लेकिन मसला क्या है, मेरी आवाज बहुत ही खराब है, 10-12 दिन से जो है फ्लू था, तो मैं आज बैठ गया, आपका प्रोग्राम था, बैठ गया, मोहब्बत आपकी लेकिन मोहब्बत। बोल नहीं सकता हूँ कुछ, अभी आवाज जो है ना बहुत ही इरशाद आवाज साफ आ रही है आप। तो ताहिर महमूद साहब ने, आपने कहा आप कनाडा से हैं या शिकागो से, शिकागो में होते जी। लेकिन तस्वीर तो उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज कैलिफोर्निया की दी है। भाई देखिए वो कहीं भी हो, दिल में गोल्डन गेट ब्रिज है तो हम रहने दीजिए। बहुत खूब। एक अब्बास भाई, ये डिट्रॉइट से जाहिद लतीफ साहब मौजूद हैं। इन्होंने खासी अदबी खिदमत सरअंजाम दी हैं और ऐसे ऐसे वीडियो महफूज किए जिसमें कि कासमी साहब का जो आखिरी मशारा अमेरिका का है, उसमें भी ये वीडियो बना रहे थे और आज हमें नजर आ रहे हैं। पता नहीं आवाज, जाहिद भाई आवाज पहुंच रही है? वो म्यूट किया हुआ उन्होंने अपने आप। जी, बड़े कमाल इंसान हैं। Yeah, Assalamu alaikum. It's such a joy to see every one of you. I am so humble that I am part of this group, and the least I could have done कि पिछले 50 साल में जो अदील जैदी और उनके भाई रूज जैदी जो इस कदर खिदमत की हैं उर्दू की कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता। 50 साल में रूज जैदी ने जो काम किया इस शहर डिट्रॉइट में और विंडसर में, ऐसे ऐसे शुरा को बुलाया कि अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते भी तो हमें कभी इत्तेफाक नहीं होता उन्हें सुनने का। तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी फैमिली का, दिल भाई। बड़ी मोहब्बत। लेकिन आप अपना कोई तजुर्बा जो है, आप मौजूद थे भाई, और
قاسمی صاحب آئے تھے، آخری مشاعرہ جو تھا اس میں قاسمی صاحب تھے، جمیل الدین علی تھے، محسن بھوپالی تھے، قتیل شفائی صاحب تھے، مجھے یاد ہے، مجھے طویل فہرست تھے. بلکہ ندیم قاسمی کی ایک کتاب مجھے یاد نہیں آ رہی وہ کون سی تھی جو انہوں نے پروین شاکر کے نام کی تھی. میں ابھی دیکھ رہا تھا اپنے کتابوں میں، مجھے ملی نہیں وہ کتاب، ورنہ میں آپ کو کوٹ کرتا وہ کتاب، کہ انہوں نے پوری کتاب جو ہے وہ انہی کے نام کی ہے، میری بیٹی پروین شاکر کے نام. مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ وہ کتاب کون سی تھی، لیکن ہے میرے پاس، مجھے اس وقت مل نہیں رہی. نہیں، اچھا لگا آپ آ گئے زاہد بھائی. میں نے وہ جتنے بھی مشاعرے 50 سال سے جو میں نے ریکارڈ کیے تھے، آہستہ آہستہ میں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں کہ وہ پرزرو ہو جائیں. میرے پاس وہ چیزیں ایک امانت کی طرح ہیں، کہ میرے جانے کے بعد وہ ایک پلاسٹک جنک ہے لوگوں کے لیے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ ہو جائیں. تو اس طرح میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے انہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر کلیم عاجز کا جتنا بھی کلام میرے پاس تھا اور جتنا بھی ہو سکا میں نے وہ اس وقت یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے. اچھا زاہد صاحب، بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ جناب، بہت بڑا کام. زاہد صاحب، آپ نے علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے، ان کے بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے سالانہ، تو غالباً ان کو بھی آپ لوگوں نے ریکارڈ کیا تھا. بالکل کیا تھا، اور کچھ ریکارڈنگ ان کی ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ رائٹ پروٹیکٹڈ ہیں. تو اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ان کے کوئی چیزیں میں بغیر اجازت کے یوٹیوب پہ ڈالوں. تو وہ چیزیں جو پبلک ڈومین میں ہیں میں ڈال سکتا ہوں، لیکن جو میں نے خود ریکارڈ کی ہیں وہ کر سکتا ہوں. لیکن علی گڑھ مشاعرہ خاص طور پہ میں نے عبداللہ صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، تو مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملی اس کی. ورنہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ میں ڈال سکتا ہوں ان پر. اپنی ویب سائٹ ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کی. عبداللہ بھائی 2 دن میں فیصل آباد پہنچ رہے ہیں، جشن جون ایلیا ہے 9، 10 اور 11 کو، اور بڑی دھوم دھام ہے. ان سے بات ہماری پرسوں ہوئی تھی. بڑے کمال کے انسان ہیں عبداللہ بھائی ہمارے، اور ہمارے ساتھ تھے جاوید بھائی کے پروگرام میں، جاوید اختر صاحب کے. بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر عبداللہ کی. جی ہاں بالکل، شاعر بھی بہت کمال کے. شاہ عباس، میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ضرور آداب سب کو. موسم صاحب آداب. نہیں، میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ ان کی زندگی کے بارے میں ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھیں، یا شاید کوئی اور کہہ رہے تھے، کہ یہ رضویہ میں رہتی تھیں، اور تو ان کی شاعری کے بارے میں تو کافی گفتگو ہوگی. ان کی اپنی جو ذاتی زندگی تھی کچھ اس کے بارے میں اگر بتائیے. دیکھیے کون بتانا چاہے گا، ورنہ میں کچھ تھوڑا بہت جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے میں ضرور بتا دوں گی. بسم اللہ. جی 1952 میں یہ پیدا ہوئی تھی کراچی میں، نومبر کی ان کی پیدائش تھی، اور دوسری بیٹی تھی یہ شاکر حسین صاحب کی، اور ان کی ماں کا نام افضل النساء کر کے تھا، اور بہار کے تھے ان کے والدین. پاکستان گئے تھے، مائگریشن ہو گئی تھی 1945 میں، اور پارٹیشن کے بعد یہ لوگ کراچی میں تھے. ماں ان کی جو ہے وہ پٹنہ سے تھی اور ہندوستان سے، اور پھر اس کے بعد ان کی شاکر حسین سے شادی ہوئی. مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ ان کے کزن تھے یا کچھ ایسے ہی تھا. بہرحال تو ان سے شادی ہوئی، اور وہ میرا خیال ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ رضویہ کالونی میں رہی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا. اور یہ کہ کچھ اس کے علاوہ ہوا یہ کہ کچھ شادی کے مسائل وہ ایسے ہوئے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی. بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود بیوروکریسی کا حصہ رہی. انہوں نے نہ صرف باہر سے پڑھا بلکہ وہ اس علم کو لے کر آئیں. وہ اپنی حساسیت کے باوجود، عام طور پہ شعراء کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ
एकेडमिक इस तरह नहीं होते समाज में, लेकिन नहीं, वो दोनों तरफ से उनका मामला बहुत तवाजुन में था। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारों में बहुत अच्छी पोजीशंस पे रही अपनी एजा। जैसा कि अभी अदील जैदी साहब ने कहा कि अगर हम औरत के हवाले से देखें तो निहायत उस जमाने की चैलेंजिंग सूरत हाल में उन्होंने अपने बच्चे को अकेले पाला और बहुत कामयाब, न सिर्फ वो रिवायती खातून थी बल्कि वो बहुत प्रोग्रेसिव, हम एक बाशऊर और पढ़ी लिखी औरत के लिए भी अगर हम कहें, एक सिंगल मदर के लिए भी कहें, तो उनकी ज़ात हमारे लिए एक मिसाल की सूरत है। इसके अलावा उन्होंने सर सैयद कॉलेज से पढ़ा था, जैसे जो मैं अभी कह रही थी ना कि मुझसे शाहिदा हसन साहिबा जिक्र कर रही थी, सर सैयद कॉलेज में वो पढ़ाती रही, ग्रेजुएशन वहीं से किया उन्होंने, जो कि इनका भी यही था, शाहिदा हसन साहिबा का भी यही था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इन्होंने पढ़ा और फिर लेक्चरर हुई अब्दुल्ला कॉलेज में, उसके बाद आगे बढ़ी। मतलब इनकी जिंदगी जो है कुछ ना कुछ जी ये मैं उनकी जो बाद में एज ए ब्यूरोक्रेट आई एम अवेयर ऑफ हर एज यस, और उनसे मुलाकात भी मेरी एक बार लम्स के एक वो अलमनाई नॉट अलमनाई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आई हुई थी। इट वाज जस्ट अ ब्रीफ कोर्स, तो बहुत खामोश तबा थी, शायद क्योंकि वो उसमें शायर तो नहीं थे उस जो उनके साथ थे, तो उधर मुलाकात हुई थी। और मुझे कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जो उनकी एक यानी बहुत ही अजीज दोस्त हैं, जो शायद जिनके मियाँ एयरफोर्स में थे या कुछ इस तरह का था, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, और उसमें उन्होंने बहुत काफ़ी लिखा उनके बारे में। और उनकी उसमें दिलचस्प बात ये थी कि वो जब दिल्ली गई तो किसी से एक नजूमी से उनकी मुलाकात हुई, who actually predicted the danger that she was going to encounter. तो वो भी मगर वो एक और जाविये से लिखी गई थी, मगर मुझे ज्यादा कुछ उनके यानी जो बैकग्राउंड उसका इतना इल्म नहीं था कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। और ये जो इतनी दिस पोएट्री ऑफ लॉन्गिंग, यानी ये वो शाकिर हुसैन साहब के लिए लिखी गई थी कि किसी और के लिए? पहले तो बात ये है कि बहुत अच्छा खूबसूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको यूं रखें, असल में विजन ही उनका इतना बड़ा था कि जिंदगी में जिससे वो मोहब्बत करती उसको इतना ही बड़ा बनाती। लेकिन ये बात है कि जिंदगी की जो मसाइल गुजरते तो हम सब हैं, लेकिन शायद कोई एक दो होते हैं जो उन सारे आम मामलात को एक दूसरे ही जगह पे पहुंचा देते हैं। और उनका ये, अब सिविल सर्विसेज में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसके हर जुजियात को देखकर दूसरे ही उसको रुख दे देते हैं, जो उन्होंने खुद भी कहा कि उसको इल्हाम तक पहुंचा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी मौजूद साहब बैठे बड़े बैठे हैं वो सब नहीं, इसमें सबा साहब ये भी वाजह है कि इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में टॉप किया था, और टॉप करके उनके पास चॉइस थी कि फॉरेन सर्विसेज में जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में शादी हो गई थी और उनको शायद उनके शौहर डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे पाकिस्तान वहीं पे, तो उनकी वजह से सेक्रीफाई किया, फॉरेन सर्विसेज के बजाय उन्होंने कस्टम लिया था। ये बात तो और है। ये भी वजह थी कि जिया साहब का दौर था, और जिया साहब के दौर में जिस तरह से खवातीन खास तौर पे मतलब उनके कुछ चीजों पे पाबंदी थी, जैसे इन इदारों में इस हद तक खवातीन जा सकती हैं, उनकी ये मतलब उनको इस तरह का पहनना ओढ़ना चाहिए, तो उनको उससे उन्होंने कहा कि मुझे ये बातें कुछ समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैंने टू बी ऑन सेफ साइड मैंने ये इदारा लिया। और ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ब्यूरोक्रेसी के इस हिस्से का मतलब क्या होगा और उस हिस्से का क्या मतलब होगा। ये वो वक्त था ना जब सबको सफे बांध कर खड़े होना जी हाँ, बिल्कुल, दुपट्टा ओढ़ के जाना पड़ता था, और ये था, और कुछ जगहों पे औरतों के लिए खास हद मुकर्रर थी। तो ये सब मामलात, वो तो बाशऊर खातून थी, उनको अंदाजा था कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। फिर बहरहाल उनकी प्रायोरिटी भी लिटरेचर थी, ये भी बात सच है, ये भी सच है। खातून जिस सवाल जो कर रही थी खातून,
इनका नाम है शहनाज एजाजुद्दीन जी आदाब और सब इन्होंने हमारा आदाब पर्सनली बहुत हमारा अच्छा लग ज्वाइन किया है आदाब सेशन आदाब। यहाँ पर वर्जीनिया में। इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है साहब कि इन्होंने तिलिस्म और शोरमा की इतनी मोटी किताब जो जी शायद एक जिंदगी में पढ़ भी ना पाए, उसका पूरा तर्जुमा किया है इन्होंने अंग्रेजी में। वाह क्या वाह, और ये वैसे रहती लाहौर में। आप कहाँ से ज्वाइन किया आपने शाहिद साहब? इस्लामाबाद से होती। लाहौर में ही हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा शहनाज भाई। एजाजुद्दीन साहब बहुत बड़ा नाम है। और शहनाज बहुत नवाजिश है आपकी। यानी आपकी शहनाज किताब किसी सूरत हासिल की जाएगी, लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो खुद दे गई अपनी जिंदगी में। सही। सदबर्ग का जो पेश लफ्ज है एक पैराग्राफ है सिर्फ, हम्म और पैराग्राफ भी बहुत छोटा सा है। सदबर्ग उन्होंने अपनी वालदा के नाम की थी किताब, हम्म और अपना अब्बास भाई और जी, जी। हमारे मौज़म सिद्दीकी भाई जो हैं, आप दोनों से इजाजत के बाद, क्योंकि ये रियाज भाई आपको और नहीं, तो बिल्कुल गुफ्तगू महबूब भाई को कम से कम चाय तो पिलानी पड़ेगी। यकीनन यकीनन। तो पेश लफ्ज है शना साहब, ये जी वो लिखती हैं कि सदबर्ग तक आते आते मंजरनामा बदल चुका था। वाह, वाह क्या बात। मेरी जिंदगी का भी और उस सरजमीन का भी जिसके होने से मेरा होना है। रज़्म गाहे जा में हमने कई मार्के एक साथ हारे और बहुत से ख्वाबों पर इकट्ठे मिट्टी बराबर की। इस जुमले का कोई जवाब नहीं है साहब। क्या कहने। ये मिट्टी का बराबर करना जो है वो एक बहुत ही बल्कि इसको यहीं से शुरू करेंगे रियाज भाई, जो आपने वाकया बयान किया जब जी ये इम्तिहान में गईं, तो ये ऐसी खातून थी शायद तारीख में कि इनका अपना ही शेर उसमें मौजूद था। क्या बात। तो शाम गरीबा की पेंटिंग कैसे बनेगी? वाह, कूफा शहर के मीनारे सब्ज तो नहीं हो सकते, ना सच्चाई जब मुखबिरों में घिर जाए। शना साहबा सुन रही हैं आप? बिल्कुल। कहती हैं कि शहर कूफा के मीनारे सब्ज तो नहीं हो सकते, ना सच्चाई जब मुखबिरों में घिर जाए तो गुफ्तगू अलामतों के सुपुर्द कर दी जाती है। वाह वाह वाह। इतना सा पूरा यही पेश लफ्ज है सदबर्ग का। तो ये हमारे ख्याल में इतना काफी है उनकी जिंदगी के लिए। एक सच्ची और बहुत ही ग्रेसफुल खातून थी। और किसी का शेर है कि हम दलीलों से बात करते हैं, आप आयात पर उतर आए। तो तो मामला ये कि दलील जो है वो सब तमाम दलीलें उनके हक में हैं, इसीलिए हम सब यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम हुआ था इस फोरम पे अदिल भाई, जी उस जी पे शाहिदा हसन साहबा ने भरपूर गुफ्तगू की थी, लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे थे जैसे अभी बात करते करते सरवत ने एहतियात की, और हम सबको करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के इल्म है उनकी जिंदगी की जो पूरी रुदात हयात है, शुरू का याम और बकीस की चीजें, तो कोई ऐसी चीजें जो इसमें कोई तारीख पहलू या तंग वाली बात हो तो बेहतर है उसका तस्करा ना किया जाए। मैं सिवाय इसके कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम में गई उसमें बड़ा गैप, 6-7 साल का गैप था, शुरू में तो करके पढ़ा रही थी अब्दुल्ला कॉलेज में परवीन साहबा, तो कोई एक इनको जिद हो गई थी कि मैं भी करके दिखाती हूँ ये प्रोग्राम। गालबन एक एनईडी के भी थे, हमारे सीनियर थे हमसे, असद अशरफ मलिक, उन्होंने एक साथ इनका कुछ मनाजरा ऐसा हुआ कि उन्हें जिद में आके इन्होंने वहां कहीं, और जब मेहनती थी, टैलेंटेड थी, और फिर वहां उन्होंने जाके उसमें वहां टॉप किया, ये बताने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। इतना ही तस्करा मैं करना चाहूंगा। सीएसएस के एग्जाम की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, एक बात देखिए अदील अली साहब और डॉक्टर साहब कि हमारे इस प्रोग्राम में कुछ लोग हैं जिसमें सुकेश चोपड़ा साहबा हैं, जो डॉक्टर विजय वर्मा साहब हैं, और जनाब ये सुरेश टाटा साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो ये देखें कि ये लोग भी जो हैं
मतलब ये कि दूसरे गैर मुस्लिम उसके बैकग्राउंड से भी आते हुए ये अप्रिशिएट करके और ये मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं सुरेश चोपड़ा साहब को दावत दूंगा कि आप कोई कमेंट करें परवीन शाकिर। सुरेश टाटा। सुरेश टाटा। तो सुरेश के बारे में इतना अर्ज कर दूं कि सुरेश टाटा जी ने फारसी और उर्दू खुद से सीखी है। वाह, क्या बिल्कुल। बात। और ये फारसी और उर्दू की शायरी और नसर की किताबें, बड़े बड़े शायरों को पढ़ना, ये सब इन्होंने किया है। और ये वैसे तो ब्यूरोक्रेट थे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इनके जो अदबी ज़ौक़ है और जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में तो और भी इनकी नॉलेज, संस्कृत बेस, तो बहुत ही यूनिक शख्सियत है सुरेश टाटा जी। और परवीन शाकिर को भी इन्होंने यकीनन पढ़ा है। सुरेश जी। Thank you. I really can't say very much except that I have Mahe Tamam, if you can see, and it's a constant companion in my library. Because she has such a modern and cultured voice. And I think someone used the word grace, and I think that's perhaps most important, because while she might deal with topics which are difficult, and certainly in the context of the subcontinent, where there are so many inhibitions and there have been so many barriers for people like her. People spoke about her having raised a family by herself in those days. She's someone for whom I've had a lot of admiration, and I just turned the pages of her thing, and there's one that comes to mind, Working Woman. You might be familiar with that nazm, and anyway, it ends very, very interesting. It's about her as a working woman, but then nevertheless, that there's nevertheless a need for something. So at the very end, it ends, जब तेज हवा हो किसी बहुत मजबूत शजर के तन से लिपटना चाहती हो. Anyway, I'm not going to go over the whole poem, but nevertheless, so all of us in our own ways, nevertheless, need a shelter, need a protection, but she kind of deals with that very gracefully, and through her life kind of showed what actually we can do. I'm not sure I can say very much, but thank you very much, Dr. Siddiqui, for your kind words. But she is really just an indelible part of our consciousness. No, I mean, that's why I'm saying quite sincerely that this book it's here, and all these yellow marks are my constant companions. And so, what else can I say? Thank you so much. That's amazing, Suresh Saab. Can you turn to page 188? It's a very short, just few lines. If you can. So I have the Mahe Tamam, the Indian edition, the Educational Book Depot. So right. It should be the same, I think. Yeah, हमारे जो host हैं सुरेश जी, शाहबाज साहब, तो उन्होंने आपका तारुफ जिस हवाले से कराया, तो मुझे हालांकि थोड़ा सा एक पोएटिक लाइसेंस है, बुला लेते हैं रियाज भाई और अब्बास भाई, तो कभी कभी बात जो है बड़ी जोर से आती है, बर्दाश्त नहीं होती। तो 4 मिसरे बहुत जरूरी हैं सुनाने आपके प्रोग्राम के हवाले से भाई, क्योंकि मुझे जाना है बस 10 मिनट में। तो डॉक्टर साहब सुनिए, ये जोश साहब की नज्म है दीने आदमियत। वाह। And I highly recommend everybody on this forum, and for that matter, जहां जहां तक आवाज जाए, कि इस नज्म को पढ़िए, ताकि ये मज़ाहिब का झगड़ा इस दुनिया से खत्म हो किसी सूरत। जबरदस्त। जोश साहब ये कहते हैं, मैं नज्म तो नहीं सुनाऊंगा, आखिरी 4 मिसरे हैं सिर्फ इसके, और बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, और उसके बाद हम परवीन शाकिर की तरफ जाएंगे और सुरेश भाई सुनाएंगे आपको नज्म उनकी, जिसका उन्वान है मलबे पर लिखी गई एक नज्म।
क्या बात। उठ खड़े हों आओ तकमीले इबादत के लिए, एक नया नक्शा बनाए आदमियत के लिए, क्या बात। और कुछ हाजत नहीं है दोस्ती के वास्ते, आदमी होना है काफी आदमी के वास्ते। वाह वाह बहुत वाह। आओ वो सूरत निकालें जिसके अंदर जान हो, आदमियत दीन हो, इंसानियत ईमान हो। क्या कहते हैं। और बहुत आखिरी दो मिसरे हैं अब्बास भाई इसके कि मैं शराबे वहमे आबाई का मतवाला नहीं, आहा। आदमियत से कोई शय दहर में बाला नहीं, आदमियत से शहर में बात बेशक। आदमियत से कोई शय दहर में बाला नहीं। तो सुरेश जी, ऑन दैट नोट, अगर मलबे पे लिखी नज्म आपको मिल गई है तो हम आपकी जुबानी सुने तो क्या अच्छा हो। नहीं मिली, 100 पेज 180 पर तनकीद और तख्लीक है इस एडिशन में। अच्छा, न आप हमारे पास ये वाला एडिशन है इनका जो No, है। no, no. So I have the one published in India Educational Book Depot. So it's the first one is Khushbu. I see. So this is way towards the end. So it was the end of Khushbu. नो, ये जो है इनकी खुद कलामी के आखिर में है। किताब जो है मलबे पर लिखी गई एक नज्म। And if you're not able to find it, I will read this and ask permission to leave because जी जरूर जरूर अखिल भाई। our son is about to arrive for something. तो भाई मुंतज़मीन आला जितने भी हैं, जी जी आप बिस्मिल्लाह सुनाइए बना आदिल भाई। मलबे पर लिखी गई एक नज्म, बहुत मुख्तसर सी है, 5-6 लाइनें हैं जी। कि दीमक हमारी नींव में उतर चुकी थी। सुरेश जी, she is talking about foundational issues. So मैंने उसे बुलडोजर चलाने का इख्तियार दे दिया। वाह। उन्होंने कहा कोई दीमक तो लगी चुकी है, अब क्या रखा है इस घर में। सो मैंने उसे बुलडोजर चलाने का इख्तियार दे दिया। आज मैं अपने मलबे पर बैठी सोच रही हूँ, टपकती हुई छत और गिरती हुई दीवारों ने कितने भेड़ियों को मुझसे दूर रखा। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये शहनाज साहिबा का भी आपके सवाल का जवाब भी इस नज्म में मौजूद है। हम इजाजत चाहेंगे आप सबसे। बहुत शुक्रिया हमें शामिल बहुत करने शुक्रिया का। आपको तशरीफ आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आदिल रजी साहब, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगर आप वॉशिंगटन आए तो आपसे मुलाकात जरूरी है, शख्सी मुलाकात। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। आदिल साहब एक मुख्तसर से बात अफजाती आपसे, इफ्तिखार आरिफ साहब के करीबी दोस्त हैं कराची से 69 से। एक अदील उनके बहुत करीबी दोस्त थे। अदील 69 में जब जलालुज़्ज़मा साहब की शादी हुई थी तो वहाँ आप अदील दाम साहब से और इफ्तिखार आरिफ से मुलाकात हुई थी मेरी। 69 में तो हम दोस्ती के काबिल नहीं थे, लेकिन हमने सुना जरूर अपने वालिद के साथ। छोटे हैं। अच्छा, वो दूसरे दिन थे। अच्छा ठीक, शुक्रिया। लेकिन हमने जोर साहब को, फैज साहब को अपने वालिद के साथ मशायरों में उस एज में बहुत सुना, बल्कि रिकॉर्ड भी किया। वो स्पूल्स अभी तक मौजूद हैं और उन्हीं सोहबतों की वजह से थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। और आप अपने जीशान साहब आपके कजन हैं आई थिंक। जी वो हमारे बड़े मामू जान के सबसे छोटे साहबजादे, और आबिद जो हैं वो मंझले हैं। वो आबिद रिजवी और जीशान साहिल आपके। जी दोस्तों, इससे पहले कि अदील जैदी साहब तशरीफ ले जाएं, इनकी शख्सियत से वाबस्ता दो बातों का मुख्तसरन तस्करा करूंगा कि जोश मलियाबादी को उनका मुकाम दिलाने में डॉक्टर हिलाल, अपने इकबाल हैदर साहब ने बहुत काम किया, लेकिन बाकियात जोश और जोश के ऊपर जितनी वो तमाम कलाम वो तहरीरें जो उन्होंने दोबारा किस तरीके से हासिल की हैं, कुछ कहानियां हैं, उसका तस्करा करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये तमाम हासिल करके दोबारा इन्होंने जोश को पब्लिक में ओपन किया। उन्होंने जोश का एक वेब पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर ज्यादातर लोग जोश के हवाले से बात करते हैं। दूसरा, जिस शख्स को इन्होंने दोबारा जिंदा किया और क्रेडिट उसका दिल जैदी साहब को जाता है, वह है जॉन एलिया। जॉन एलिया की बहुत सी बाकियात थी जो इन्होंने हासिल करके उनको इसरार किया कि उसको छपाया जाए,
اور ان کتابوں کے اوپر انہوں نے تقریبات ہندوستان میں، پاکستان میں اور حتیٰ کہ ریختہ تک پہ کی، جس کے جرم میں ایک جونزم بیماری پھیل گئی ہے وہاں پہ ہندوستان میں، کہ اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے قہوہ خانوں میں جان ایلیا کا حلیہ بنا کر اور وہاں پہ جا کے وہ شراب پی کے ان کے انداز میں بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری جان ایلیا کے اوپر ایک فلم بنا رہی ہے، لیکن اس میں جن لوگوں سے میرا رابطہ ہوا تھا تھوڑا سا سطحی اختلاف کی وجہ سے میں نے اس سے، چونکہ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، زاہدہ حنا اس وقت زندہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑی تقریب اگر ہم جان ایلیا پہ کریں تو زاہدہ حنا صاحبہ کی اجازت، ان کی شرکت میرے حساب سے لینا ابھی ضروری ہے. اس وجہ سے میں نے اپنا تھوڑا سا ان سے علیحدگی کی ہے، لیکن بتانا چاہ رہا تھا کہ عدیل زیدی صاحب نے جوش اور جان ایلیا کو زندہ کرنے میں بہت کام کیا ہے. بہت شکریہ. سارا کریڈٹ انہی کا ہے بھائی، ہمارا کچھ نہیں. ہم نے تو جو غیر مطبوع چیزیں تھیں وہ پہنچا دی. بہت شکریہ آپ کا. جان ایلیا کا جشن جو ہے فیصل آباد میں ہو رہا ہے 3 جی روزہ، ہاں، اس میں ان کے صاحبزادے پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں. جی ہاں، میرے بڑی خوشی ہوئی سن کے. تو یہ بھی ہے. اور عبید اللہ علیم صاحب کی بھی ایک کتاب آ گئی ہے، بہت جلد آپ آزاد تک پہنچ جائے گی. ان کی 40-42 غزلیں ملی تھیں ان کی اپنی تحریر میں، تو وہ بھی آ گئی ہے. ایک دفعہ پھر خدا حافظ، انشاءاللہ بہت شکریہ، ملاقات بہت رہے گی. شکریہ جی، بہت شکریہ. ناظر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جو جان ایلیا کا ذکر کیا. میں طاہر بول رہا ہوں جی بوسٹن. طاہر بھائی بولیے. جی آپ بتائیے. عام طور پہ ظفر نقوی جو ان کے بھانجے ہیں وہ بھی جی ہاں، اس تقریب میں ہوتے ہیں. ہاں تو وہ ہے نہیں اس وقت. اقبال نہ ہمیں معراج کرمانی نظر آ رہے ہیں، نہ اقبال سرور. نہیں یہ آپ اس میں، یہ میں نے ان سب کو بھیجا تھا. ہاں وہ ہاں محفل شعر و سخن جو وہاں کی بوسٹن کی ہماری تنظیم ہے، وہاں میں سب کو بھیجواتا ہوں اس کا پیغام. نہیں ہاں تو وہ آتا ہے آئی انشاءاللہ. نہیں. نہیں لیکن بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہ جو مسلسل رکھ رہے ہیں تو اس سے ذرا زبان لشکری زبان کا ذرا کچھ ذرا لشکر بڑے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. اتنا ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے جب تک ہے. ایک بھی یاد رفتگان کے نام سے جو لوگ اب نہیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. ان کے زمانے یہ خاکہ اکبر طاہر خاکہ. محمود صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ جی رہے ہاں، جی جی. ہیں طاہر محمود صاحب. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا طاہر محمود صاحب، آر یو دیر؟ اچھا پتہ نہیں کیا. ان کا خیر، ساؤنڈ، ڈاکٹر موسم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں، مطلب یہ کہ آپ کا ذاتی خطبہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. ان کا ساؤنڈ جو ہے تو میں اختتام آ گیا ہے. آپ کس کی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یہ. خالد طاہر محمود بول رہے ہیں، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو طاہر میں محمود صاحب میوٹ کیا ہوا تھا تاکہ میری آواز نہ جائے. طاہر علی دوسرے ہیں، ایک طاہر علی ہے، میں طاہر محمود ہوں. طاہر محمود صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی جی ہاں، میں ذرا جانا ہے مجھے. ایک شعر پروین شاکر صاحبہ کا سنانا چاہتے ہیں. یہ وہ غزل ہے جس میں ابھی ردیف تھی، محال ہو گیا، محال کر دیا، جینا محال کر دیا. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ شعر ہے کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. یہ ان کی زندگی کی ٹریجڈی ہے، اس کو انہوں نے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے. اردو میں محاورہ کہتے ہیں تم روٹھے ہم چھوٹے. ذرا سی ٹپکلش ہوئی جو بھی ہوا، اب تو انہوں نے کہہ دیا پوری زندگی کا اپنا یہ ٹریجڈی کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. میں نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا. کیا بات. جو لوگ ان کی سمجھتے ہیں زندگی کو، وہ بالکل یہ شعر اس پہ کہا ہے. بس بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو فضل عباس صاحب جی آپ نے ان کا بھی ذکر کیا تھا، سکیش چوپڑا. جی وہ موجود تھیں. اچھا، پتہ نہیں بھی ہے نہیں. سکیش چوپڑا بھی موجود ہیں اور وجے ورما بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر وجے ورما بھی ہیں. اور سکیش چوپڑا کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ سکیش چوپڑا اچھی شاعرہ بھی ہیں اور وہ اردو میں لکھتی ہیں، اور پروین شاکر کو پڑھا ہے انہوں نے. اور میں چاہتا تھا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ وجے ورما صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھایا انہوں نے.
जी अच्छा डॉक्टर वर्मा म्यूट पर हैं। म्यूट पर है डॉक्टर वजीर वर्मा वर्मा साहब, म्यूट है, प्लीज जरा ये अपना म्यूट हटाएं। हाँ डॉक्टर वर्मा नहीं, म्यूट है अभी तक। अभी भी म्यूट हैं आप। अभी भी आप म्यूट है नहीं डॉक्टर आप साहब, नहीं आप हटा म्यूट हैं। सकते। आवाज शायद हमारी नहीं आ रही उन तक। डॉक्टर वर्मा नहीं कुछ आप बोल नहीं रहे नहीं हैं बोल रहे हैं। अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। वो अनम्यूट ही कर पा रहे हैं अपने आप को, पता नहीं। शुक्र तो चपड़ा साहबा नहीं है मौजूद अब इस वक्त। अच्छा वैसे तो आप ये शीला जेम्स साहिबा हैं, लेकिन अब पता नहीं ये कुछ चाहेंगी कुछ कहना है या नहीं। नहीं, 90 मिनट का प्रोग्राम आपका हो रहा है, लोगों से पूछिए भी मौजम साहब से इसको। नहीं तो 1.5 मौजूद घंटा साहब हो के गया अभी हमारा। बाकी है उनका कमेंट। जी मौजूद साहब ने भी कमेंट नहीं किया। क्योंकि छुट्टियां हैं एक समय। हाँ बस को मौजूद साहब की बातचीत हो जाए तो खत्म करते हैं। तो जी जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सैर हासिल बहस हुई है परवीन शाकिर और हाँ, अब ठीक आ रहा है मेरा शायद। जी जी अब आ जी रही जी है। हाँ, बस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम। और थैंक्स टू मौसम साहब, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को इतना आसानी से सब ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी बैठे हुए घर में। बिल्कुल। हाँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा था आज का। और मैंने तो उर्दू पढ़ी थी अपनी हैदराबाद दक्कन में, तो और तब से ऐसे कितने 50 साल से ऊपर हो गए उर्दू सीखे हुए हैं, और बातचीत सारी उर्दू में होती है, देखिए घरों में हमारे। बेशक। तो थैंक यू। ठीक। तो डॉक्टर वर्मा की फैमिली जो है ये लोग बर्मा में सेटल थे और फिर बर्मा से वापस आए, और जब वापस आए तो ये लाहौर के थे, तो पार्टीशन हुआ और उसके बाद फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ दिन रहे, फिर हैदराबाद। तो इनकी तालीम जो है हैदराबाद में हुई। हाँ, उस्मानिया। और MBBS इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया था। बहुत उसके बाद बस दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन दिनों जॉब नहीं मिलते थे, तो किसी तरह से मेरे को ऑफर आ गई मिशिगन से, एन आर्बर से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से। वहां पहुंच गए। उसके बाद में ऐसा हुआ कि कमाल हो गया कि वापस जाने वाले थे कि मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से वियतनाम वार के टाइम में ऑफर आ गई ज्वाइन करने के लिए या वाशिंगटन में। और जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स नेवी मिलिट्री ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि तुम तो क्या हो, तुम्हें कल ही सिटीजनशिप देते हैं, वाशिंगटन में जाओ, जज के सामने राइट हैंड ऊंचा करो, तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सब किस्मत की बातें होती हैं बस। बिल्कुल। जो लिखा होता है कोई अपना प्लान नहीं कर सकते, बस जिंदगी में अच्छी बातें होती नहीं। और सबसे बढ़िया रही कि हमारे मौजूद सिद्दीकी साहब से मुलाकात हमारी बहुत पहले हो गई थी यहाँ आते ही। बिल्कुल। अब आप लोग वेनेजुएला पर आप काबिज हो गए, तो ये वाकई तो एक वो जमाना था और अब जो है ये जमाना। बिल्कुल। अब तो वेनेजुएला के जो बादशाह थे वो तो आ गए न्यूयॉर्क में। वो बिल्कुल आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्मा आपका। और मेरे ख्याल में अब क्योंकि अब नया साल है, तो नए साल की नौयत से मुझे उमर खयाम की एक बहुत ही खूबसूरत रुबाई और फिर उसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा। हंगाम सपीद दम खुरूस सहरी, हंगाम सपीद दम खुरूस सहरी, दानी के चरा हमी कुनद नोह गरी, यानी के नमूदंद दर आईने सुबह, कि आज उम्र शबी गुज़श्त तो बेखबरी, कि आज उम्र शबी गुज़श्त तो बेखबरी। जानता है सुबह दम मुर्गे सहर कहता है क्या, देखा है मैंने सुबह दम मुर्गे सहर कहता है क्या, बेखबर
تو بس غافل پڑا سوتا رہا اور تجھ کو بے خبر اس کی خبر تک نہ ہوئی. واہ. تو کافی سیر حاصل بحث رہی. اور پروین شاکر یہاں علی گڑھ کے مشاعروں میں 2 بار شریک ہو چکی تھی اور یہاں یونیورسٹی آف ورجینیا شارلٹسون میں بھی انہوں نے کچھ لیکچرز دیے تھے. اور تو میرے خیال میں اب رخصت لی جائے. بے شک. معظم صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ معظم. یاسمین تھی کل تک خزاں اثر اور آج سارا باغ اسی کی اما میں ہے کہ تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا، تابش میں اپنی مہر و مہو نجم سے سوا جگنوں سی یہ زمین جو کفے آسماں میں